हम 9 से 2वें दिन कल हमने योग क्लास के बाद एक योगाहार कार्यक्रम के बाद आदरणीय हमारे पतंजलि पीठ से श्री पवन कुमार जी के आशीर्वाद से, उनके विशेष सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया था। हमारे कई साथीगण जुड़े थे, जिसमें किसान जुड़े थे, वैज्ञानिक जुड़े थे और समाज में नवाचार, जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, जो जुगाड़ करके जानता है, कोई ना कोई भारत में जुगाड़ प्रसिद्ध है। जुगाड़ आइडिया, इसको आइडिया कह सकते हैं, जुगाड़ कह सकते हैं और एक नया तरीका नवाचार भी कह सकते हैं। अगर कोई हमारे छात्र, बच्चे, किसान भाई, नागरिक अगर ऐसा कुछ जानते हैं, कोई जुगाड़ जानते हैं, कोई आइडिया जानते हैं, तो उनको मंच देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे NIF एक संस्था है, जिससे कल एक वेबिनार का आयोजन आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में हुआ था। उसमें हमारे किसान भाइयों ने, क्योंकि समय कम था, जिसमें भारत सरकार से सम्मानित हमारे पद्मश्री और वरिष्ठ वैज्ञानिक और किसान भाई जुड़े थे, लेकिन समय कम होने के कारण सभी के सुझाव नहीं आ पाए थे। और किसी के मन में कोई ऐसे जुगाड़े हैं, कोई आइडिया कोई अपना रहा है या मन में कोई सोचता है, तो वो आज हमें सदन में बताने का कष्ट करेंगे। और मैं आज इस योगाहार कार्यक्रम में आज का सत्र शुरू करने के पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और इस योगाहार कार्यक्रम को हमको दिशा दें। आज हम कैसे चर्चा करना है, किस विषय पर चर्चा करना है, ताकि कल के जो हमारे किसान भाई रह गए थे, और जैसे गणेश प्रसाद गौर, मैं रमेश चंद्र जी से चाहूंगा कि गणेश प्रसाद गौर जी ने कहा था कि मेरे पास कोई नया आइडिया है, इस प्रकार से कई किसानों के पास नए नए आइडिया होते हैं, तो वो आइडिया के बारे में आज हमारे इस विभाग के संचालन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं पवन कुमार जी को, वो आए और हम सबको दिशा देने का कष्ट करें, फिर हम जो है किसानों से संवाद करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, ओम। और आज की योग कक्षा को बहुत अच्छी तरह से संचालित करने के लिए वंदना जी का अभिनंदन है। इस तरह से आप समय समय पर बहुत अपना बहुत योगदान धन्यवाद। करते रहेंगे, बहुत सुंदर रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। कल की जो हमारी चर्चा रही है नवाचार के ऊपर, जो हमने बातचीत की, जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो अपनी बात कही है, और उसके तुरंत बाद जो हमारी चर्चा परिचर्चा हुई, उसमें कम से कम 6 ऐसे नाम आए, और जिसमें कि ये बताया गया कि वो कुछ नवाचार कर रहे हैं, कुछ नई चीज के बारे में आइडिया है, उसको कुछ करना चाहते हैं। वो सारे नाम का उनका लेकर के उसके फोन नंबर कल ही 1 घंटे के अंतर्गत उनको आगे प्रेषित कर दिए गए हैं और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को, और वो आशा उनसे की गई है कि वो अब स्वयं संपर्क करते हुए आगे की जो कार्रवाई है उसको, अपनी जो प्रक्रिया है जो जिसको फॉलो करते हैं, उसको वो आगे चालू रखेंगे, और उसके प्रमाणिकता के ऊपर वो वैलिडेशन का काम है, और भी जो चीजें हैं उसको आगे कराएंगे। तो आज का जो सेशन है वो ये था, एक तो हम चर्चा करें कि कल हमने क्या सीखा, उसको हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे समाज में जो जो भी जितने भी तरह के जो आइडियाज हैं, लोगों के आइडिया हैं, आइडिया किसी के पास भी हो सकते हैं, उन आइडिया को हम आगे उनको वैलिडेशन कराते हुए, उसको आगे ले जाते हुए, और उस आइडिया के आधार पर जहाँ तक के संभव होगा, जिस जिस केस में संभव होगा, उसके आधार पर उसको उद्यम के रूप में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन या अन्य संस्थाओं से उचित मार्गदर्शन सहयोग लेने का प्रयास हम करने प्रयास लेने का प्रयास करें। और साथ ही इस विषय पर कि हम जो नवाचार के ऊपर, बच्चों के ऊपर विशेष रूप से बातचीत नहीं हुई थी, कि बच्चों के भी बहुत सारे आइडियाज हैं, और स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनसे अगर किसी भी एक पूछा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ उसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कूली बच्चों को इस
नवाचार की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, क्या क्या किया जा सकता है, और हमारे सदस्य अब आगे क्या करने वाले हैं। तो इस विषय पर ऐसा लगा कि हम अगर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ नए आइडिया भी निकल के आए। वैसे देखा जाए तो ये योगाहार का कार्यक्रम ये एक आइडिया पर ही केंद्रित रहा, कि आइडिया की शुरुआत हुई, आइडिया के बारे में चर्चा हुई, आइडिया का एक ट्रायल हुआ, आइडिया के ऊपर धीरे धीरे वो आइडिया के ऊपर हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हमने इसको योग के साथ आहार को जोड़ दिया। आहार के साथ जोड़ने के बाद अब हम नई नई चीजें कर रहे हैं, और उसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक तरह से नया आइडिया ही है, ये नवाचार ही है। तो नवाचार करने के लिए हमारे सभी साथी, कोई भी नवाचार कर सकता है। हर एक व्यक्ति को नवाचार करने की क्षमता है, सामर्थ्य है। केवल उसको वो आगे लाने की एक मंच की आवश्यकता है, उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उसको आगे थोड़ा-सा हम साथ मिल कर के उसको टेस्टिंग करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हम नवाचार करने के ऊपर हम प्रेरित हों, और हम इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत सरकार की जो स्टार्टअप की योजना है, स्टार्टअप इंडिया का जो है, वो भी नवाचार पर केंद्रित है। नवाचार के ऊपर इस प्रकार से केंद्रित है कि कहीं पर कोई समस्या है, कोई समस्या से समाज जूझ रहा है, कोई समस्या, कोई प्रक्रिया ऐसी है जिसको कि और सुधार किया जा सकता है। तो उसमें अब हम आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप आकर के लोगों की जो समस्याएँ हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, उसको कम करने पर कोई आइडिया लेके चल रहे हैं, उसको बिज़नेस के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और कई सारे भारत में स्टार्टअप कई करोड़ों रुपए के व्यवसाय के में जुड़ करके आगे बढ़ चले। लेकिन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का जो तात्पर्य है, जो सहयोग करते हैं, वो उन क्षेत्रों के लिए है, विशेषकर कृषि क्षेत्रों के लिए, बच्चों के लिए, कि ऐसा वहाँ पर वो आइडिया दें जो कि आगे समाज में किसी न किसी समस्या का समाधान करने पर सहायता उसको मिल सके। उसके लिए उसकी सारी प्रक्रिया को आगे लेके चलते हैं। और कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी तकनीकों का, और बाकी जो हम बातचीत करते हैं कि हमने ये जीवामृत बनाने का हमने नया आइडिया बना दिया। हमने कीट रोकने के लिए एक नया आइडिया या लेकर के आए हैं। तो ऐसे, या कोई हमने नई मशीन बना दी जिससे कि हमारी जो श्रम है उसमें कमी हो जाए। तो ऐसे आइडिया के ऊपर जो का विशेष फोकस रहता है, और यह आइडिया केंद्रित है कि किसान के द्वारा जो आइडिया है उसके ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान है। तो आज की हमारी चर्चा पर चर्चा इसी पर ही ऐसा लगा कि हम लोग बातचीत करें और संवाद करें, और हो सकता है कुछ और नए आइडिया करके हम फिर से उसको आगे बढ़ा सकें। जो भी साथी के मन में कोई आइडिया है एक किसान के रूप में, तो वह इस मंच में भी, चैट बॉक्स में भी उसको डाल सकते हैं और आइडिया के बारे में बता सकते हैं। और उसको आज फिर कोई संकलित करके एक एक्सेल शीट में मतलब बना करके कि किस नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, क्या आइडिया है, बहुत ही संक्षेप में उसके ऊपर हम संकलित करके इसको आगे प्रेषित कर देंगे। तो ये एक कार्रवाई हमारी फिर आगे चली जाएगी, और कार्य में आगे की तरफ, प्रगति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे के मंच के संचालन के लिए मुनीलाल जी और हमारे रंजना जी, आपका स्वागत है। आप आगे बात को बढ़ाइए। धन्यवाद। ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। आपने जो आइडिया दिया है, ये जन कल्याण के लिए हमेशा आप समर्पित रहते हैं। आपके पुरुषार्थ को पुनः नमन करते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही यह हो पाया है। जो नवाचार और जुगाड़ की बात आई है, ये आपके कारण हो सका है। आपने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन संस्थान गुजरात गांधीनगर से आपने बात की। रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंडल में आपका ले लेता हूँ। और आपने कल जो वेबिनार हुई थी, जो जुगाड़ करने वालों को रिपोर्ट करता है, आइडिया खेती के विषय में कोई मशीन
के विषय में कोई दवा बना सकता है, पशुओं की दवा, कोई डॉक्यूमेंट्स इनके जो है यह संस्था कराती है। जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि चाहे पहले ये जिले में से और फिर प्रदेश में और फिर केंद्र स्तर पर इसका जो है प्रस्ताव जाता है। और ये जो कोई नया नवाचार कोई किसान, कोई समाज सेवा, कोई नागरिक, कोई छात्र अगर करता है तो उससे संवाद करके, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया, उनसे संवाद करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और यह आगे बढ़ता जाता है। इसलिए अगर किसी के पास कोई ऐसा सुझाव है, कोई मन में है, कोई अनुभव है, किसी ने कुछ किया है, तो वो आज सदन में अपना पक्ष रखेंगे। तो मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। कल की वेबिनार में बहुत अच्छी जानकारी मिली, परंतु मेरी बैटरी कम होने के कारण खेत में था, तो मैं आदरणीय शरद भैया जब प्रस्तुत कर रहे थे तब तक था, इसके बाद में लेफ्ट हो गया था, तो मुझे अधिक उसकी जानकारी नहीं है। परंतु जैसे कि गणेश गौर के संबंध में आपने कहा, तो गणेश गौर जी से मैंने फोन पे बात की, वो जुड़ गए थे और उनका क्या आइडिया है ये तो अलग है। पर हम लोगों को एक बात और है कि अपने योगाहार में भी हमें नए आइडिया मिले थे, जिस पर आदरणीय रघुवंशी जी ने पत्थर के ऊपर चकमक पत्थर पे कुछ चर्चा की थी। तो वो भी एक आइडिया हो सकता है और शायद वो जुड़े होंगे तो उनको तो बताया भी होगा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि जैसे हम स्कूल के बच्चों के बात करते हैं कि उनके पास जब हमको जाना है और मान लो हम 45 मिनट का एक पीरियड ले रहे हैं और 45 मिनट के पीरियड में यदि मुझे चर्चा करनी है कि भाई आपको नवाचार पर भी चर्चा करनी है, मृदा संवर्धन पर भी चर्चा करनी है और जैविक पर भी चर्चा करनी है, तो वो मूल अवधारणा और वो कंटेंट क्या हो, ये सदन में इस पर चर्चा हो, तो कम से कम जो भी व्यक्ति अपने वहां जाएगा तो पूरे हमारे योगाहार के जो सदस्य जाएंगे वो एक जैसी बात जहां भी करेंगे देश में वो करेंगे कि हमको मृदा संवर्धन पर क्या बात करनी है, हमें नवाचार पर क्या करनी है और हमें जो है जैविक पर क्या करनी है, और उस 45 मिनट में हमें क्या संबोधन करना, क्योंकि 45 मिनट 50 मिनट से ज्यादा बच्चे सुनते नहीं हैं और इसमें वो प्रभावकारी हो, मतलब वो चीजें जो है वो प्रभावकारी हो, चाहे भले ही उसमें कुछ सहायक सामग्री की भी आवश्यकता पड़े, जैसे कि हमारी जो सांपसीढ़ी है उसका उपयोग हो या कुछ और नए पोस्टर भी इस तरह से डेवलप हो, तो वो इस तरह से मेरा एक सुझाव है। जी ओम, सदन को नमन। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित हैं, इसमें आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी के सवाल पर उत्तर देने का कष्ट करें और समझाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी, आपके सुझाव हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपने जैसा बताया है कि एक पैकेज बने जिसमें सब चीजों का समावेश हो। कल भी आपने कहा था कि ये मृदा और जल का जो अंतर संबंध है इसके बारे में कुछ हमें पोस्टर के रूप में उपलब्ध हो, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐसे चित्र के माध्यम से जो चीजें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो हमें आगे दिख सके और उसका फिर हम उसके आधार पर हम चर्चा कर सकें, बातचीत कर सकें, एंगेज कर सकें बच्चों के साथ। सांप सीढ़ी का जो हमारा खेल है, कई तरह के खेल बने हुए हैं इसमें, उसके माध्यम से उनसे संवाद कर सकें और उनसे केवल को जानकारी ही नहीं देना है बल्कि उनसे को यह भी प्रेरित करना है कि वो घर जा करके अपने माता पिता के साथ जो संवाद है उसके बारे में प्रश्न पूछें और अपने अनुभव बताएं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये ऑनगोइंग काम हो सकता है और केवल वन टाइम टास्क नहीं है, क्योंकि एक बार में तो फिर कई डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। मुझे लगता है कि इस काम को जब भी इसका समय आएगा तो इसमें जो वहाँ के जो अध्यापक हैं, क्योंकि वो निरंतर स्कूल में ही उपलब्ध हैं,
तो ऐसे अध्यापकों के प्रशिक्षण और उनके साथ संवाद करते हुए, उनको इस प्रक्रिया के साथ जोड़ते हुए अगर हम करते हैं तो बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे छात्रों को सतत रूप से इस सब महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी का लगातार एक कार्य किया जा सकता है। यह जब आप जाएंगे स्कूल में तो हो सकता है कि आप एक बार जाएं या 2 बार चले जाएं, लेकिन अध्यापक वहीं पर रहने वाले हैं। तो ऐसे जो इच्छुक अध्यापक हैं वो अपने ही सत्रों में बीच बीच में ऐसे कुछ क्रियाएं करा के, हो सकता है कि कहीं पर कुछ प्रैक्टिकल भी करा सके तो वो भी अच्छा है। लेकिन ऐसे सब चीजों के बारे में जानकारी देके उसको कम से कम उस समय तक इसको एक सतत रूप से अगर वो एक कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के बारे में करते हैं तो मेरा सुझाव है कि ऐसे करके उसका जो भी हम जानकारी देते हैं उसका एक स्थायी रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसका प्रभाव लंबे समय तक और हर साल, क्योंकि छात्र की कक्षाएं बदलती रहती हैं, चेंज होते रहते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा करते हुए उनके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आएगा, और इसके बहाने से उनके जो घर हैं, उनके माता पिता हैं, उनके व्यवहार में, उनके सोच में और उनके कार्य करने में उस पर भी अंतर प्रभाव पड़ सकता है। और विशेष करके हम जो विषय पर बात कर रहे हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती वो करें। नंबर 2, अपनी मिट्टी और अपने पानी का संरक्षण करें। और ये सब चीजों को हमारे छात्र खेल खेल में सीखने का प्रयास करते करते हुए उनके मन में ये जब वो जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र हैं, जब वो अपने खेती का काम करने के लिए शायद वो उससे भी प्रेरित हो सकें कि ऐसा भी हम करके इस काम को एक व्यवसायिक रूप भी दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कंटेंट बनाने का काम में अभी प्रयासरत है। एक सांप सीढ़ी वाला जो कार्य है, खेल है, वो तो लगभग तैयार हो गया है। उसका तीसरे राउंड के पोस्टर्स उसके अभी तैयार हुए हैं। जो आपके साथ मैंने नर्मदापुरम में दिखाया था वो पहला राउंड था, उसके बाद फिर से उसमें संशोधन हुए हैं, उसके बाद तीसरा राउंड हुआ है। एक आध दिन में वो प्रिंट होकर के मेरे पास भी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर उसका हम फिर से फील्ड ट्रायल करते हुए उसको हम फाइनलाइज करेंगे। इसके अलावा बड़े सरल से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो सामग्री पहले से उपलब्ध है उसको हम जरूर उपलब्ध करा देंगे एक पावर पॉइंट के रूप में, और इसका आप उपयोग कर सकते हैं चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए। जी धन्यवाद। जी ओम सर, जी ओम। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का जो सवाल था उसमें आपने जो मार्गदर्शन दिया है कि इसमें छात्रों को 45 मिनट में हम क्या बताया जाए, और आपने जो प्राकृतिक जैविक खेती, मिट्टी परीक्षण और जल संरक्षण, इन 3 विषयों को सांप सीढ़ी में समावेश करते हुए ये 45 मिनट का प्रशिक्षण हो सकता है, जिसमें बच्चों को हमारे जो टीचर होते हैं उनको भी ट्रेंड किया जाए ताकि वो हमेशा कराते रहे। जी आपका बहुत बहुत शादीबाद। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना संवाद, अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी 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 आदरणीय धन्यवाद। सभी आदरणीय सदस्यों को नमन। संभवतः मेरी आवाज़ वहाँ पे पहुँच रही होगी क्योंकि मैं एक बस में हूँ। लेकिन जो आदरणीय गुरुजी ने एक बात रखी है उस पे हमारे आदरणीय पवन सर ने भी उसका उत्तर दिया है। सर मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी वहाँ पे? जी पहुंच रही है। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आदरणीय पवन सर ने एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, अंतर संबंध। और आपका प्रश्न बड़ा सुंदर रहा कि 45 मिनट में उनको क्या बताया जाए, क्योंकि बहुत बार लगता है कि 45 मिनट ज़्यादा होते हैं। और मुझे लगता है कि जो सांप-सीढ़ी या जो दूसरे माध्यम के हम उसको डिस्प्ले करेंगे, उसके बारे में बताएँगे, तो हमें 2 घंटे भी कम लगेंगे। क्योंकि जो पवन सर का जो शब्द था अंतर संबंध, क्योंकि जब तक हम कक्षा में पहुँचते हैं और सबसे पहले देखना होगा कि विद्यार्थी की, मैं वैसे नहीं बता सकता क्योंकि आप गुरुजी हैं, आपने मुझे पढ़ाया है, मेरे जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाया है। पर ये रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले विद्यार्थियों से अंतर संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।
उनकी मनोस्थिति को समझना, उनके विचारों को, आइडियाज को समझना जरूरी है कि वो किस स्टैंडर्ड के हैं और क्या बात रखना चाहते हैं। उनसे इंटरेक्शन सबसे पहली आवश्यकता है। वो इंटरेक्शन, उनसे वार्तालाप या फिर कोई अगर गीत के माध्यम से या प्रेरणा संगीत के माध्यम से हो सकता है, 2 शब्दों में, 4 शब्दों में या 2 मिनट का, वो होना आवश्यक है। उसके बाद हम उनसे उनकी रुचि के बारे में पूछें और रुचि के बाद अपना सब्जेक्ट अगर बताएं। और सब्जेक्ट अगर हम सांप सीढ़ी की बात करें तो सांप सीढ़ी तो खेल खेल में एक चार्ट बनाया गया है, लेकिन जब हम उसके जो उप शीर्षकों को, हेडिंग्स को देखते हैं तो वो एक एक शीर्षक, एक 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 पार्ट है, एक एक लेसन है। तो मुझे लगता है कि इसको डिफाइन करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा और विद्यार्थी भी जब इंटरेक्शन हो चुका होगा तो वो ज्यादा समय देंगे। तो एक क्लास में इस तरह से हमें 2 घंटे कम पड़ेंगे, मुझे ये लगता है आदरणीय। और जिस तरह से आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी बात रखते हैं और जिस मुस्कुराहट से बात रखते हैं तो उसमें 2.5 घंटे भी कम पड़ेंगे, मुझे ये लगता है सती। धन्यवाद, प्रणाम। जी ओम सर, ओम ओम जी ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आप जी मेहरा जी कुछ बोलना है? जो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने कहा है, नहीं नहीं सर, वो तो उन्होंने, यह बात भी सही है जी कि उन्होंने जो हम कहा बच्चों है की वो तो खैर अतिशयोक्ति कर दी मेरे संबंध में, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे अपन बढ़ाएं। जी ओम, उनको नमन। जी धन्यवाद। बच्चों को गीत के रूप में उनकी रुचि क्या है, बच्चों से पहले हम थोड़ा सा उनसे आत्मीय अंतर संबंध, जो आदरणीय पवन जी ने और आदरणीय दिनेश जी ने उसको रिपीट किया है, उससे मिलकर के, जैसे मैं आदरणीय पवन कुमार जी के साथ तरुण शर्मा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, और मेरा जहाँ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जब जाना हुआ वहां देखा बच्चे 500 बच्चे बैठे थे और इतने इत्मीनान से आदरणीय पवन कुमार जी को, आदरणीय शरद वर्मा जी को और तरुण शर्मा जी को सुन रहे थे। और उसमें मुझे भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ। बच्चों ने बड़े मन लगा करके सुना और बच्चों से क्वेश्चन भी किए गए। जो देखने को आया कि बच्चियां ये समझती हैं कि खेती सिर्फ किसानों को करना चाहिए, ना कि महिलाओं को। तो ये बच्चियों में थी। जब आदरणीय पवन जी ने उनको बताया और NRLM की बहनों के बारे में जब बात की, तो वो जो है, तो इस प्रकार से समय लगेगा। और जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई प्रचार प्रसार होगा कि कोई इस प्रकार का सांप सीढ़ी का खेल दिखाने या किसी विषय पर चर्चा करने आ रहे हैं, तो हमें कम से कम, सही बात है कि कम से कम 2 घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व से तैयारी की है। बच्चों को स्टाफ बुलाता है, बिठालता है और पूरा सभागार में तैयारी करते हैं, अतिथियों को भी बुलाते हैं, तो इतना समय हो कि उसमें पर्याप्त समय में सारी बातें हो जाएं। ऐसा आपका जो दिनेश जी ने इसमें सुझाव दिया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। जी, आदरणीय प्रणाली बहन जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें। ओम ओम, एक मिनट। हाँ, अभी अभी आदरणीय पवन जी और सभी मंच को मेरा सादर प्रणाम। आज की योगा कक्षा तो बहुत अच्छी हुई। आइडिया बतानी है, ऐसा विचार था, इसलिए मैंने ये साझा करने का प्रयास करती हूँ। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से बोल रही हूँ, एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरे स्कूल में ये आइडिया शुरू की और उसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। यहाँ के किसानों का तो जीवन आम पर ही निर्भर है। अभी अभी 5-6 बरस रसायनों के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और कीटकनाशकों का ही यहाँ प्रयोग किया जा रहा है आम के लिए। तो आम बहुत संकटों से घिरा है, इसलिए मुझे ये करने की प्रेरणा हुई। योगाहार मंच की मैं सदस्य हूँ और पहले से ही मुझे सेंद्रिय खेती का बहुत ही लगाव है। तो गत वर्ष मेरी क्लास की सब बच्चों को मैंने ये बताया था कि आम के कुछ पेड़ आप दत्तक लो और उन पेड़ों को सेंद्रिय खाद
आदि डालकर अच्छी निगरानी उनकी करनी है। तो बच्चों ने ये मान लिया और कर दिया, तो इसका परिणाम इतना अच्छा मिला कि बच्चों के इस काम से उनके परिवार को हजारों रुपयों का उत्पादन मिल गया। तो मेरा जो विचार था वो सफल हो गया। इसलिए मैंने इस बरस स्कूल के सभी बच्चों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया और उनको बता दिया, इससे तुम्हारे फैमिली का उत्पादन बढ़ेगा। तो बच्चों को अच्छा ही लगा और उन्होंने उन सब बच्चों में पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक सब बच्चों ने किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 10 पेड़ दत्तक लिए हैं। छुट्टी के दिन वो अपने माँ बाप के साथ वहाँ जाएंगे और काम करेंगे। जिनके घर के पास ये पेड़ है वो हर रोज इस पेड़ के लिए काम करेंगे और सब कुछ सेंद्रिय ही उसके लिए प्रयोग करेंगे। ओम। और भी मेरे कुछ आइडिया है, फिर भी बाद में मैं बोलूँगी। समय को देखते हुए ओम प्रणाम। धन्यवाद। बहन जी सेंद्रिय खत में क्या डालते हैं? धन्यवाद बहन जी। सेंद्रिय खत उनके बनाने की यहाँ थोड़ी आप जो विधि है बता दीजिए। जी अभी हाँ, उनके यहाँ गोबर होता है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं। ये पेड़ के जो पत्ते हैं, वही पत्ते, बहुत पत्ते निकल जाते हैं, वो सभी पत्ते उस पेड़ के ही नीचे डालने हैं और उस पर ये जो गोबर है, गोबर का पानी करके उस पत्तों पर डालना है। ऐसा ही काम उनको दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं। इसके कारण ही गत वर्ष इतना अच्छा परिणाम आया कि बच्चों ने जो पेड़ दत्तक लिए थे वही पेड़ को आम आए। किसी को 10, किसी को 15 पेटियां, किसी को 20 पेटी आम मिले और बाकी के पेड़ों को कुछ भी नहीं आया। ये परिणाम मिला है और बच्चों को ही बहुत आनंद हुआ, उनके माँ बाप को भी बहुत आनंद हुआ। इतने छोटे से काम से इतना बड़ा उत्पादन उनको मिला है। सिर्फ नेचुरल खेती करने के कारण ये हुआ है। ओम। जी बहुत सुंदर बहन जी। आपने बच्चों में आदत डाली और यह एक प्रसाद का कार्य किया आपने। आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं गणेश प्रसाद गौर ओम जी ओम सदन में ओम उपस्थित हैं। ओम भैया जी। ओम मुनीलाल भैया जी। ओम। मेरे स्कूल में भी मैंने केंचुए का प्रकल्प निर्माण किया है। 2 टंकियाँ, बड़ी टंकियाँ बनवा कर ली है और इसे से बच्चों को अ, गीला या बुरा नहीं लगता है केंचुओं में काम करना। वो अपने हाथ से केंचुओं को निकालते हैं, पेड़ों को वो खाद डालते हैं। मेरे स्कूल की बगीचे में केंचुए का खाद ही उपयोग किया गया है और मेरे घर में पहले मैंने किया था। ये बड़ा प्रोजेक्ट किया है। एक बरस में 1000 किलो खत निर्माण होता है। मेरे यहाँ कंकड़ भूमि है। मुझे तो पहले समस्या थी कि मैं कैसे ये प्रोजेक्ट आगे लूं, लेकिन समस्याओं का समाधान मेरे मन में आए हुए प्रश्नों से ही मिल गया और आज मेरे भूमि में 1000 किलो ये केंचुए खाद बनता है और मेरे सब बगीचे के जो 200-300 पेड़ है उनके लिए मैं यही खाद का उपयोग करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे माँ भगिनियों को भी इसके बारे में बताती हूँ। योग शिविरों में इसका मार्गदर्शन करती हूँ। सेंद्रिय खेती, विषय मुक्त कृषि और ये औषधि उद्यान के लिए प्रेरित करती हूँ। ओम प्रणाम। मुनीलाल सर जी इनका नंबर साझा कर देना थोड़ा ग्रुप पे। जी धन्यवाद जी। इनका मोबाइल सुब्रमण्यम जी, नंबर। क्या चाहिए आपको भाई साहब? ये प्रणाली जी का नंबर थोड़ा मिल जाएगा। मैं दे दूंगा। मैं दे दूंगा बहन भाई जी। मैं दे दूंगा आपको सेशन के बाद। सेशन का समय बचाना है। आदरणीय गणेश प्रसाद गौर साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कल आपने मैसेज किया था वेबिनार में कि आपके पास कोई नया आइडिया है, तो वो बताने का कष्ट करें। जी भाई जी प्रणाम आप सभी को।
मेरा ये मानना था कि अभी हमारे इधर मक्के की फसल लगती है और उसमें जो बेस्ट मटेरियल है, मक्का निकालने के बाद जो बचता है उसका कैसे हम उपयोग करें और क्या करें उसका, इसके लिए सजेशन पूछ रहा था मैं उनसे। मक्के को आप अपना वो जानवरों को नहीं फिर से खिलाते? रिपीट करें। मक्के को जानवरों को नहीं खिलाते? नहीं, हार्वेस्ट के बाद। नहीं, जो कुट्टी कड़बा बचता है वही ना? जी जी। तो वो जानवर को नहीं जाता क्या वो? हाँ, वो हमारे इधर जा नहीं रहा, बहुत अधिक मात्रा में होता है वो। तो अभी प्रणाली जी, बहन जी ने जैसा बोला कि ये जो आम के पत्ते, उन्होंने जो सूखे हुए पत्ते के ऊपर गोबर का घोल डाल दिया, जी तो जो पेड़ के नीचे खत बन रहा वो आपका एक अच्छा ऑर्गेनिक खत बन जाएगा। गोबर का घोल तो बना सकते ना। जी जी। बस उसको पैक करके रख दीजिए, या ताड़पत्री से या मिट्टी से। जी 3-4 महीने में वो अच्छा गोबर का खत बन जाएगा। जी जी। आदरणीय गणेश प्रसाद गौर जी, ये आपने जो सवाल किया है, आदरणीय गजानन पवार जी ने अपने हिसाब से जवाब दिया है। आपने कुछ ऐसा कहा था कि कोई हमारे पास नवाचार है, कोई आइडिया है आपके पास, वो आइडिया बताने का कष्ट करें। क्या आइडिया है आपके पास, कोई जुगाड़, कोई नवाचार इसका ही कैसे हम बड़े है कोई? उस पे बड़े स्केल पे कैसे इसका उपयोग करें और कैसे इसका खाद में कन्वर्ट कर सकें, या हम ऐसी कोई मशीन का उपयोग करके हम इसको मतलब इसका उपयोग कर सकें। मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में होता है, जी जी। मतलब 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्राली 6 ट्राली ऐसा निकलता है। सेशन होने के बाद में गौर जी अपन चर्चा करेंगे। जी जी आदरणीय गजानन पवार साहब को मैं नंबर दे दूंगा, गणेश प्रसाद जी आपका। तो और आप जी लोग आपस में संवाद कर रहे हैं, जी ठीक है ना? जी। जी। हमारे और किसी भाई बहन हैंड रीच कर दें अगर कोई बात रखना चाहता है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय रंजना किनीकर जी को, वो आए और अपना संवाद कल के वेबिनार पर कोई हो, सुझाव हो तो देने का कष्ट करें। आदरणीय हमारी वैशाली विनायक बहन जी सदन में उपस्थित है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। ओम सभी को ओम सादर प्रणाम। जी ओम ओम बहन जी ओम। हाँ, मैं भी मैं भी सेंद्रिय खत बनाती हूँ, कंपोस्ट खत बनाती हूँ मैं। हाँ, मैं ये कुंडी में वगैरह बनाते हैं ना लोग, इस तरह मेरे यहाँ जगह है, मेरे मकान के पीछे वो एक बड़ा खड्डा निकल लिया है और उसमें सब कुछ अभी अभी बरसात में एक ये होता है ना, हरियाली वगैरह आती है, वो सब निकलती है और वो डालती है भाजी के, और अपनी सब्जी वगैरह होती है ना, वो साल होता है कैसा भी वो निकाल लेता है, बटाटे का साल वगैरह सब कुछ उसमें डालती है और थोड़ी थोड़ी ऊपर माटी डालते है, 1-2 मुठ, और ढक लेते हैं 2 दिन होने के बाद। और अभी प्रणाली जी बोल गई ना, वो कुजा हुआ एक झाड़ के नीचे पत्तियां होती है, वो सब इकट्ठ कर इसमें डालते हैं। इस प्रकार जो गड्ढा बन जाता है, भर जाता है, तो पैक कर देती है मैं, और 4 महीने लगते हैं तैयार होने के लिए। मैं अभी मुझे टाइम नहीं है, हम मंदिर में जाने वाले, हमारे प्रसाद करने वाले हैं हम लोग आज वहाँ, हमारी फैमिली।
इसलिए मुझे टाइम कम है, लेकिन मैं दिखाऊंगी मेरा कंपोस्ट खत कैसा हुआ है। रेती जैसी दिखता है, खूब अच्छा होता है। और मैं जीवामृत भी बनाती हूँ, जी जी जीवामृत चलिए जीवामृत हाँ बनाती हूँ। मेरी जगह है, लेकिन बहुत फूलों का सुंदर पौधे है, नारियल के दो पेड़ है, बनाना के पेड़ है। अब 4 बनाना के पेड़ में ये लटक गई है ये केले। तो मैं दिखाऊंगी एक दिन मेरा परसबाग भी। तो अभी मुझे टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है जाने बहन वाली जी, है मंदिर में। बहन जी ठीक है। हाँ, नहीं धन्यवाद। आप जाइए, आप जाइए, सॉरी। आप जाइए बहन जी, हाँ आप जाइए। आपका धन्यवाद। हाँ। जी आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी सादर आमंत्रित थे। आप अपना सुझाव, मार्गदर्शन, कोई बात हो, अनुभव शेयर कर सकते हैं। भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। जी आदरणीय, आज के सदन को मेरा नवाचार, कोई जुगाड़, कोई नवाचार, कोई जुगाड़, कोई इलाज में, कोई किसानी में, कोई पशु के बीमारी में, किसी भी प्रकार का कोई नवाचार आप जानते हैं, अनुभव है तो आप बताने का कष्ट करें। जी आदरणीय, मेरा सदन को आज की योगाचार बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया। और कल मैं जो वेबिनार थी उसमें जुड़ नहीं पाया, आखिरी में जुड़ा था। जब नर्मदापुरम वालों ने 10-10 पौधों की डिमांड की थी मंगाने की, पाया मैं आखिरी में लाभ बहुत अच्छा। मैं रिपीट कर देता हूं भगवान दास कुशवाहा जी। जी कल वेबिनार हुआ था, जी आदरणीय। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन संस्थान है जो भारत में के जी अगर कोई छात्र कोई जुगाड़ बना लेता है, कोई आइडिया जानता है, कोई किसान कुछ आइडिया खेती किसानी में जानता है, कोई पशु की दवा कोई ऐसी जो आज तक नहीं चली हो, कोई आइडिया अपनाया हो किसी ने, कोई किसी भी गतिविधि में कोई मशीन कोई ऐसी बना लेता है जुगाड़ की, समझ रहे हैं आप जुगाड़, तो जी ऐसे कोई आइडिया हो उनको वह संस्थान सहयोग करता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है और फिर उसको सम्मानित कराता है जिले में, प्रदेश में और फिर केंद्र में। ऐसे वो सहयोग करती है संस्थान। वो आदरणीय पवन जी ने कल वेबिनार उनसे संवाद किया, उन्होंने वेबिनार में आए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि अगर कोई किसान ऐसे हो, कोई व्यक्ति ऐसे हो कि कोई जो जैसे आप कोई दवा बताते हैं, अब जो दवा अगर किसी को पता नहीं हो, वो दवा सिर्फ आप जानते हैं, तो वो दवा भी उसमें नवाचार में आ जाएगी और उसका भी जो है ये संस्थान अपने जो NIP संस्थान है वो उसको उस पर सहयोग कर सकती है आपका। जी जी आदरणीय, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम कल का, आपने बता दिया। अब ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास, मैंने तो सब सीखा है और वही स्वामी जी से सीखता रहता हूँ, आचार्य जी से, वही आप लोगों को बांटता रहता हूँ। और बहुत बढ़िया है कार्यक्रम। और आज के लिए टिप्स भी दे देता हूँ। जो अभी सर्दी का मौसम चल रहा, तो इसमें आप लोग तुलसी सिला ड्राप आता है अपना पतंजलि का, तो जब भी पानी पिए तो उसमें 4 बूंद डाल लें, तो ये पानी बढ़िया हो जाता है और आपको उससे सर्दी खांसी नहीं लगेगी उस पानी के पीने से, सिला तुलसी ड्राप से। तो वो रख लें तो बहुत बढ़िया है। जेब में रखा रहेगा, 4 बूंद कहीं भी गए, कहीं का भी पानी पिए आप, तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, कहीं भी घूमते रहें। और इसी के साथ स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी ओम। बहुत सुंदर, आपने अपना किया और अपनी आइडिया बताया। आदरणीय तुलाराम पटेल साहब, आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई सुझाव हो, अनुभव हो तो शेयर करें। तुलाराम पटेल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भास्कर
शार्ले जी। ओम भास्कर 3 हैंड सादले रेस जी। हुए हैं। ओम भास्कर सादले जी सिंधुदुर्ग से ज्वाइन है, जन कल्याण समिति जिला के अध्यक्ष है। हाँ वो जिला का काम करते हैं, आज से ही वो जी, ज्वाइन हुए हैं। हाँ, मेरे कहने से। ओम। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद और शार्ले जी का स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जी ओम, शार्ले जी। बोलो हाँ ना बोलिए भास्कर, जरा बोलो ना, बोलिए दो शब्द बोलो, बोलिए। अपना परिचय दो ना भास्कर। हाँ मैं भास्कर रामचंद्र सादले सावंतवाड़ी में सिंधुदुर्ग जिले में सावंतवाड़ी में रहता हूँ। संघ का जो कुटुंब प्रबोधन का काम है उसका सिंधुदुर्ग जिले का संयोजक ऐसा मुझ पर दायित्व है। और इस कार्यक्रम में बीच बीच में कभी जुड़ा रहता हूँ, तो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ विशेष मुझे सुनने को मिलता है। ऐसा मेरा प्रबोधन होता है अलग अलग विषय पर, विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिलती है, तो इसलिए मुझे सदैव आनंद रहता है। हर दिन या प्रत्येक अवसर पर नहीं जुड़ पाता हूँ कुछ अन्य कारणों से, लेकिन जब भी अवसर मिलता है और मुझे स्मरण रहता है तब अवश्य जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। धन्यवाद धन्यवाद। हम 3 भाई धन्यवाद बहन आपका। यहाँ जब भी जुड़े आपको हैं, जी दीपश्री जी, भास्कर जी और प्रणाली, भाई बहन, और तृप्ति मैं तोरसकर, जी धन्यवाद सिंधुदुर्ग से। बहन जी, आपने जिनको जोड़ा, मैं सबको बुलाता हूँ एक एक करके। ओम ओम, मैं वैशाली बोलती हूँ। मैं भी प्रणाली जी से जुड़ी हुई। हाँ, उसने मुझे कहा था जुड़ने के लिए, तो प्रणाली जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी बस, हाँ प्रणाली बहन जी का धन्यवाद, सबको जोड़ रही हैं वो। हाँ धन्यवाद। बहुत अच्छा पुरुषार्थ का काम है जी। आदरणीय आदरणीय बने सिंह आर जी। जी ओम, सभी को प्रणाम। आज के जो हमारे योगा दीदी थी वंदना जी, उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया और योग के एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर टिप्स दिए। जैसे जुगाड़ की जो बात हो रही है आज, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी है, ज़्यादा तो नहीं है। अपने घर में गाय है, भैंस है, बैल है, जो भी है, उसको गले में या कहीं पे गांठ होती है, वो गांठ मतलब बीमारी आए, वो गांठ वाली बीमारी आए ना, इसलिए कम से कम अपने पशु को एक वर्ष में 10 किलो कम से कम प्याज उनको खिलाना चाहिए। तो प्याज खाने से वो शरीर में वो गांठ नहीं बनती उनके। और कहीं पे भी पशु के लग जाए या इंसान के लग जाए या ऐसे फोड़े फुंसी हो जाए या किसी भी मान लो एक्सीडेंट वगैरह से लेकर के किसी भी तरह के घाव हो जाते हैं, उसके लिए गर्मी के दिनों में जो अपनी गर्मी के खेत खाली रहते हैं उस वक्त एक पौधा उगता है हमारे खेतों में, उसको बोलते हैं कंठाली, पीले फूल वाली जो आती है उसको, उसका रस निकाल करके 400 ग्राम उसका रस, 200 ग्राम सरसों का तेल और एक मक्के के दाने के बराबर अपना जो नीला तोता आता है, पहले तेल को गर्म करना है, फिर वो नीले तोते को उसमें डालना है, जिसके बाद में ऊपर से वो कंटाली का रस डालना है। तो कंटाली का रस जल के वो तेल में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। उस रस को अपन चाहे पशु के लगी हुई उसमें लगाने से, इंसानों के घाव पर कहाँ पे भी अपन लगा सकते हैं। तो उसके बराबर अभी तक मैंने कोई ऐसा चीज नहीं देखा जैसे मेडिकल पर मिलने वाले टूप है या कोई आयुर्वेदिक दवाई है कि इतना फास्ट उसको जल्दी ठीक कर देता है। कितना ही बड़ा घाव हो, 1 हफ्ते में उसको पूरा भर के वो कंप्लीट कर देता है, इतना फास्ट काम करता है वो। जी ओम। आपने आपने इसको आप ही ने देखा है कि कहीं से सीखा है आपने? मैंने सीखा है, मेरे यहाँ 2002 में जो आयुर्वेद का शिविर था, तो डॉक्टर देवव्रत आचार्य जी आए थे, जो खुद के मेरे पैर में लगी थी। उस वक्त क्या होता था कि हम शिविर की सामग्री का एकत्रित कर करते साइकिल से चलते थे, उस वक्त मेरे पैर में लग गई थी। तो स्वामी जी को मैंने बोला कि स्वामी जी मुझे कोई ऐसी दवाई बताया कि तुरंत ठीक हो जाए। वो बोले कि मात्र 3 दिन में ठीक कर दूंगा तुझे, चल वो झाड़ दिख रहा वो उखाड़ के ला अभी तुरंत। मैं उखाड़ के लाया, उसकी दवाई बनाई
और मैंने लगाई, जिसके बाद में बहुत सारे अपने युवाओं को, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखाया भी सही और लगाते भी सही, सब लोग इसको उपयोग भी करते हैं इसका। जिसका तो उत्पाद इसका किया जो कि जो वैसा लंपी लंपी के गांठ होती है, लंपी की गांठ होती है, वो भी उसका भी इलाज हो सकता है क्या? लंपी का गांठ, ये जो 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 तेल बनाने का विधि है ना, ये तो मतलब घाव होने के बाद में उसको बंद करने का सिस्टम है। और लंपी वाला जो सिस्टम है वो जो हो सकता है कि प्याज खिलाने से ठीक हो जाए लंपी। जैसे लंपी हो बीमारी को सकता छोड़ है। करके अपने गाय बैलों के गले में जो गांठ होती है ना, बहुत सारे इस गल कंबल में होती है, गले में होती है, कई साइड में होती है, वो गांठ को अपन एक पशु को कम से कम 10 किलो प्याज अगर एक वर्ष होती में है। खिलाते तो वो गांठ शरीर के अंदर नहीं बनती है। ऐसा मुझे मेरे दादाजी के समय से अनुभव है, कम से कम 30-40 साल पुराना ठीक। अनुभव। हमेशा मेरे दादाजी मतलब उसको खिलाते थे, उसको बेलों को। और कुछ अपने एलोवेरा के जो अचार बनाते थे मिट्टी के हांडे में बेलों को खिलाने के लिए। प्रभु जी, जी जी, जो गांठ बहुत पर सुंदर। आपने पौधा ऐसा लगा, वो हमारे गांठ किसान नहीं, भाइयों का अनुभव है। जी जी बहन जी, जो ज्योति आपने बहन जी घाव बोलिए पर अपने पौधा प्रश्न। लगाने के लिए बताया है, एक बार उसका नाम बताएंगे, या उसका फोटो भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? फोटो तो इस वक्त तो नहीं मिलेगा दीदी, गर्मी के दिनों में मिलता है अक्सर ज्यादा उसका फोटो। हाँ गर्मी में हाँ, अपने खेत उस वक्त तो गर्मी में उगती है गर्मी बिल्कुल। के दिनों में, पौधे का नाम? गर्मी के दिनों में उगता है वो। उसको काटे काटे होते हैं पत्ते को और पीले फूल जी होते हैं, जी बराबर जी है जी। ना? सत्यानाशी, नासी नाम है सत्यानाशी, या उसका। सत्यानाशी, उसमें हाँ, उसको सत्यानाशी, कटाई यस। कहते हैं, कटाई। सत्यानाशी। लोकल हाँ, क्षेत्र कटैली में। भी बोलते हैं, सत्यानाशी भी बोलते हैं। मैं ग्रुप और में उसका फोटो जो शेयर बीज, करूंगी, आप मुझे उसका जो बीज बताइएगा होता है, यही है। उसका जो बीज होता है उसमें बहुत गर्मी होती है, बहुत। कभी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ही तो खिला इसको दिया जाए किस तो प्रकार पागल हो जाता है प्रयोग व्यक्ति। किया आपने सत्यानाशी को? सत्यानाशी को क्या मतलब इंसान और जानवर दोनों पे यूज कर सकते हैं अगर किसी हाँ को जी जी घाव जी है? जी। किस तरह का घाव? मान लो एक्सीडेंट में लग गई, अपने कोई भी खेती किसानी में काम करते हैं अपन, काम पे भी अपने घाव हो ही जाता है, हाथ पैरों में हो हम्म, जाता है, कभी पशुओं हाँ, के भी लग तो जाती है। सत्यानाशी के पत्ते ले लें, पत्ते पत्ती लें। पत्ते नहीं लेना, उसका डंठल उसको उखाड़ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके पत्थर की शिला से उसको रस कुटाई कर देना हल्की सी, और फिर कपड़े में लेकर के उसको अपन घुमाते ना, तो उसको धीरे धीरे अपने हाथों में कांटे लगे ना, वो धीरे धीरे से करके रस निकल जाता है उसका। या कोई हम्म, मिक्सर में डाल के भी उसका रस निकाल सकता है। ओके, तो बस रस 400 को उन ग्राम घाव पे डाल दें। तो क्या नहीं नहीं, ये रस 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 उन पे भी काम करेगा? आपने बहन जी कभी सुन तो ट्राई लो। किया? जैसे कि बहन शुगर पेशेंट होते हैं जी, जिनको ज्योति गैंग्रीन हो जाता है। नहीं, शुगर पेशेंट ज्योति में बहन हमने जी उपयोग सुन नहीं तो लो किया। पहले पूरा, अभी आपने पूरा दवाई नहीं सुनी है। आप जो है उसको बनाने की विधि सुन लो पहले ज्योति बहन जी। अभी जी सिर्फ जी रस नहीं जी, डालना है, बताइए। उसमें और भी क्रिया करना है, वो रिपीट कर दो बने जी। जी सत्यानाशी के पौधे का रस निकालना है अपन को 400 ग्राम। एक छोटा सा आइडिया बता रहा हूँ मैं, 400 ग्राम से मात्रा कम ज्यादा भी की जा सकती है, अपन को ज्यादा बनाना है कम बनाना है। 400 ग्राम उसका रस निकालना है, उसको बिना पानी, उसको पानी आने नहीं छिड़कना उसके अंदर। और 200 ग्राम सरसों का तेल लेना है। सरसों को तेल को अपन गर्म करेंगे, जब वो गर्म हो जाएगा उसके अंदर एक मक्के के दाने के बराबर अपन को नीला होता चूर्ण बना करके उसमें डालना है, उस तेल के अंदर, गर्म तेल के अंदर। जिसके बाद में वो 400 ग्राम जो तेल, वो रस एक अंठा है वो सत्यानाशी का, वो उस तेल के अंदर डाल देना है। और आग पे तपाते रहना। तो क्या होगा कि वो जो रस है ना, वो रस तो जल करके उसमें काई बन जाएगी अंदर, और छान करके शीशी में भर लेना है। फिर वो तेल अपन को चाहे पशु के घाव हो चाहे इंसानों के घाव हो, किसी पर लगाएंगे तो बहुत फास्ट जल्दी ठीक होगा उससे, उसको लगाने से। जी ये है आइडिया ज्योति बहन जी, ठीक है। और थोता कितना डालना है? मक्के के दाने के बराबर, मक्के का दाना होता है ना अपना, एक दाना नीला थोथा, हम्म, ठीक। उसका चूर्ण बना के उस तेल में और ये बुरबुर देना। डाल करके कितना पकाना है? वो जो रस है ना, वो रस जल जाए, वो रस जल कितने के देर तक पकाना है तेल में? वो जो सत्यानाशी का जो रस रहता है ना, वो बिल्कुल वो जल के उसका खत्म हो जाता है उसका तो रस, वो तेल में कन्वर्ट हो जाता है। बस 200 ग्राम ही तेल बचेगा अपना, 200 ग्राम से भी कम बचेगा, पर ज्यादा नहीं। उसको छान करके शीशी में भर लेना है बस। जी धन्यवाद। जी जी ठीक, और फिर कभी भी जी लगाते रहो। जी। ठीक, चलिए।
ये बहुत अच्छा। और अब मैं आदरणीय कुमार भवन जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका हृदय से आप आए और अपना आइडिया बताएं। ओम सदन को ओम। आज का जो टीचर मन जी ने बहुत अच्छा जो करा है, हमने उसका अनुभव लिए आप लोगों ने। मैं एक परिचित है, फिर भी उसका मतलब नए ढंग से उसका मैंने उपयोग किया कृषि संबंधित चीजों में। जैसे हम गोमूत्र को कृषि के हर रूपों में, कीटनाशक के रूप में या उर्वरक के रूप में हर तरह से उसका उपयोग करते हैं। यदि उस गोमूत्र में तुलसी का पत्र उसमें डालकर और उसको उबाल देंगे, 500 लगभग 5 लीटर पानी में लगभग आधा केजी 2.5 ग्राम से 2.5 ग्राम से 500 ग्राम यदि तुलसी का पत्र डालकर उसको उबाल देंगे और उसको यदि आप किसी भी प्रकार के फसल में कीटनाशक के रूप में यूज करेंगे, उसको गुणवत्ता और बढ़ जाती है बशर्ते मूत्र की अपेक्षा। ये मेरा स्वयं मैंने अपना अनुभव किया हूँ और मैंने अपने खेतों में खुद इसका उपयोग किया हूँ। मेरा स्वयं का अपना, हो सकता है कहीं इसका लोग किए होंगे लेकिन मुझे पता नहीं है, कि मेरा अनुभव ये है। गाय के मूत्र में तुलसी का पत्र डालकर उसको उबाल देंगे, उबालने के बाद उसको छान लेंगे, छान कर उसको किसी भी प्रकार के पौधे में, किसी भी कई जड़ तना पत्ती में कहीं भी उसमें कोई फंगस लग जाए, अब फली नहीं आ रहा है, तो उसमें इसका उपयोग करने से पौधा की हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाता है। ओम। ये पर लीटर कितनी लेना है दवाई? 5 लीटर गोमूत्र कितने, एक मिनट गजानन जी, 5 कितना करना है गोमूत्र, कितना? 5 लीटर, 4 से 5 लीटर में तुलसी पत्र 250 से 500 ग्राम। कितनी देर तक उबालना है? जो पत्ता है, जो मतलब सब मतलब मुरझा जाए, पत्ता जो है एकदम मुरझा जाए, जल मतलब उसका रस विहीन हो जाए या तो नीचे गिर जाए, पकने के बाद नीचे तली में चला जाए, तब उसको यूज करना है। नहीं, आप ये तेल में जब ये गोमूत्र में जब पत्ते डालेंगे तुलसी के, तो ये कब तक पकाना है, कितनी देर तक? इतना मतलब उसका जो कलर होता है ना पत्ती का, उस एक के कलर चेंज हो जाए, या उसको समय लगे, या उसको मिक्सिंग करके भी उसको डाल सकते हैं, कम समय में हो जाएगा, उसका रस चला जाएगा। समय का मूल्यांकन नहीं किए हैं, समय का मूल्यांकन नहीं किए हैं, लेकिन मतलब पत्ता बिल्कुल एकदम जैसे हरी मिर्च सब्जी में डालते हैं, तेल में डालते हैं तो जल जाता है, वैसे ही इसको करना है, जल जाए, पत्ती जल जाए। टाइम का मैं मेंशन नहीं किया हूँ, मैं ऐसे गलत नहीं बताऊंगा जो नहीं टाइम को मेंशन नहीं किया हूँ। चलिए, मैं इसको फिर समझ यूज गया कितना हूँ, करना पत्ते है? जब उबल जाए तो। लेकिन आप गजानन जी प्लीज, आप जो है ये बताइए कि जब उबल जाता है, ये फिर गोमूत्र में पानी मिलाना है कि सीधा कैसे डालना है उसको? उसमें पानी नहीं मिलाना है पौधे पर? जी, क्यों मैं 5 लीटर गोमूत्र ऐसे जलेगा तो नहीं पौधा? जलेगा तो नहीं फिर? इसका उपयोग होने के बाद पानी में मिश्रित करके डालना है। जो टंकी आता है, टंकी ना, एक टंकी में 100 ml डालिए, 16 से 20 लीटर का टंकी होता है स्प्रे मशीन, उसमें 100 ml डालिए, 100 ml। वही तो मैं कह रहा हूँ, 100 लीटर पानी में, 100 नहीं, 16 से 20 लीटर पानी में 100 ml। अरे हाँ, 15 लीटर, हाँ चलिए, 16 लीटर पानी में 100 ml जी रस डाल। इसका मैं पहले वीडियो भी बनाकर जो इसका प्रयोग आपने किया है? बिल्कुल मैंने किया हूँ। मैंने सोचा कि जब तुलसी का पत्र इसका
जी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण कुमार जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपनी बात रखें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। ओम ओम सदन को नमन बंदन। आज की जो शिक्षिका ने बहुत ही उत्तम तरीके से जो का अभ्यास कराई, मैं तो बहुत कुछ समय है बोलने का मेरे पास, लेकिन रोज समय मिल ही जाता है, इसलिए आज मैंने कर्म से हम एगो बना रहे हैं कि आज बोलेंगे हम नवाचार के बारे में। अभी खेत में ही हम हैं, तो खेतों में काली चींटी मिलती है। एक काली चींटी होती है जो रेंग करके पूरे शरीर में चल जाती है और वो बोलती है कि यहाँ से पैर हटाइए। और दूसरी होती है लाल चींटी जो काट देती है, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ नहीं तो काट देंगे, और काट देती है। वो सीपीएम माइंड की होती है, बहुत ही उग्रवादी। और एक होती है काली चींटी और जो बड़ी चींटी होती है जिसको हम लोग लोहा चींटी बोलते हैं। उसमें जो काट लेने के बाद इतना जो जलन आता है ना, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लोग यहाँ तक पेशाब कर देता है, इतना जलन होती है। तो मेरे कोई पूर्वज ने कहा था आज 50 साल पहले कि तुमको यदि काली चींटी काट लेने पर तो कोई उपाय नहीं है, उसमें लोहा छुआ दोगे, उसका नाम है लोहा चींटी, उसमें लोहा छुआ दोगे तो जलन खत्म हो जाएगा। और यदि तुम उसके गिरोह में आ गए हो, उसके दल में आ गए हो, उसके घर में पैर पड़ गया है, वैसी हालत में तुम अंडकोश में हाथ लगा दोगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अंडकोश में सिर्फ हाथ लगा दोगे, छू लोगे, तो वो उसका दल में कहीं पर भी पैर लगाओ वो उसको असर ही नहीं पड़ेगा। काटेगा और देखोगे तुम ये काट रहा है, लेकिन तुमको असर नहीं पड़ेगा। एक बात। और महिलाओं के लिए, ये तो पुरुष की बात हुई, महिलाओं के लिए ये है कि वो दांत को भींच ले, कस के दांत को चबा लें, बस मुंह से किसी तरह का आवाज नहीं निकलना चाहिए। और उस लोहे की चींटी जिसको बोलते हैं, जिसको काली चींटी बोलते हैं, बड़ी चींटी बोलते हैं, जिसका जलन माने असहनीय होता है, उनके लिए है ये महिलाएं दांत को बंद करके टाइट करके रखेगी। वो स्वाभाविक है कि वो उसका जलन का असर ही नहीं पड़ता है। काटना तो देखते हैं आप, काट लेती है, लेकिन उसका जलन नहीं होता है। ये तो बोलने का तो बहुत सारा नवाचार है। कल जो ऑप्शन बहुत अधिक खोल दिए, इसलिए हम आज इतना ही बोलेंगे। कल फिर हम मौका मिलेगा, हमारे झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, हो सकता है आप लोग बिच्छू से मुलाकात नहीं हुई है, बिच्छू को किसी ने डंक नहीं मारा है। मैं आज इतना ही कह करके समय को समाप्त करूंगा, इसलिए कि बहुत सारे भाइयों ने हैंड रेज कर रखे होंगे। तो कल मैं नवाचार जो है बिच्छू के बारे में बताऊंगा। बिच्छू का उपचार बहुत पसंद करती है बिच्छू। बिच्छू का डंक कल घलेगा। बिच्छू का कल बिच्छू का हम तो रोज जुड़ते हैं। बिच्छू का कल हम बताएंगे। कल होगा बिच्छू। ये बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बेसब्री से हमारे शब्दों को सुना। आज 8:12 हो गए, समय कम है। हाँ जी जी, कल बिच्छू के बारे में जी। धन्यवाद आप लोग। इतना ही रखिए आप। आदरणीय सुमित वर्मा जी, अपना कोई नवाचार हो, कोई सुझाव देने का कष्ट करें। जी, मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ, अभी मेरा कुछ ऐसा नवाचार है नहीं इसमें, इस क्षेत्र में। मगर मैं जब कॉलेज के समय में था तो 2010 की बात है। वो छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिला है, वहाँ पे मैनपुर एक क्षेत्र है। वहाँ पे एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ था। उन्होंने अपने उस क्षेत्र में बहुत शोध किया था, मतलब आदिवासियों के बीच में रह करके, और वहाँ की जो कहानी और कविताएं, दोहे हैं, और उस सब में जो गुण जो जीवन के पहलू हैं, मतलब औषधि के हो सकते हैं, कुछ खेती के हैं, उन्होंने संकलन किया था। मैं प्रयास करूंगा कि उनसे मेरा संपर्क हो पाए और कभी उनको इस मंच में लाऊं। जी धन्यवाद।
जी धन्यवाद आदरणीय सुमित जी। बहुत सुंदर। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय श्याम सुंदर गौर साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है ओम तो आपका स्वागत है। ओम जी ओम ओम। हमारे नवाचार में ओम हमारा ओम। खुद का एक सभी सदन को नमन है, और नवाचार में हमारा खुद का एक अनुभव है विदारा। ओम, आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए, की आवाज आप बढ़िया आ रही है, आप बोलते नहीं, जाइए। आपकी आवाज आ रही, लेकिन अगर हम लोग अच्छा, बोलेंगे विदारा तो वो का डिस्टर्ब अनुभव हो है जाएगा। कि आप बोलिए। विदारा में एक हमारे गांव में ही एक भाई को गैंग्रीन हो गया था। वो सारे इलाज करा चुका था, और डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि उसके अंगूठे में हुआ था पैर के। और स्वामी जी के सानिध्य में उस समय हम आ गए थे, तो वो उस समय बताया था स्वामी जी ने, तो हमने उसका प्रैक्टिकल किया था। तो उन से हमने कहा कि भाई चलो आप अभी अंगूठा नहीं कटवाएं, पहले ये अपन एक 15 दिन थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद। तो विदारा के पत्ते में ऊपर घी, गाय के घी से उसको गर्म करके उनको 1 हफ्ते कंटिन्यू बांधा ऊपर सेक के, तो उसमें थोड़ी सी उनको राहत लगी। तो धीरे धीरे करके वो 2 माह में वो लोग गैंग्रीन खत्म हो गया था उनका, और अंगूठा नहीं कटा। ऐसे ही एक बार कुल्हाड़ी का घाव लग गया था, तो उसका बढ़िया पत्ते तोड़ के और बढ़िया पीसा उनको पत्थर पे, उनका उस पे लेप कर दिया। एक ही बार लेप करना पड़ता है घाव पे, वो घाव ठीक करके ही निकलता है पर पूरा। विदारा का ये मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए विदारा सभी लगाए, हमने भी लगाया है बहुत सारा। तो बेल है, हम हरिद्वार से ही लाए थे, तो एक हमारा अनुभव है, बस यही बताना चाह रहे थे सभी को। जी बहुत सुंदर। ये विदारा हम सब ले लेंगे आपसे, या कैसी विदारा होती है विदारा? सब जगह जी, होगा ये क्या? बहुत क्या जगह उसके फल हम इकट्ठे करवा देंगे, पक जाएंगे तो पहचान फल बताओ। उगाते हैं उसके। बेल है, और वो तो ऐसा एक छाए के लिए भी है, जैसे टीन की चादरें शेड है उसके ऊपर लगा दो तो वो गर्म भी नहीं हो पाती। हम तो इस उद्देश्य से उसको लगाए थे कि घर पे शेड था टीन का, तो उसके ऊपर उसको चढ़ा दो तो ऊपर से छाया भी आती है, गर्म नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ा फायदा वो भी है उससे, जी जी बहुत बहुत हरा सुंदर। होता है। चलिए जी बहुत अच्छा। जी विधारा को दूसरे रूप आदरणीय में दीपश्री जी। विधारा को क्या कहते दूसरे, नहीं समझ विधारा। विदारा एक बेल आती है, वो दारा आप इसमें गूगल पे भी डालेंगे तो वो बता देगा। उसका बेल है, बड़े पान जैसे बड़े पत्ते रहते हैं उसके। अच्छा, अब वो दूसरा नाम तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन बड़ा पत्ता रहता है। और विदारा देख विदारा, लेंगे, विदारा आपने गूगल पे सर्च जी कर जी लो, होता है। हाँ मैं लाया था। जी जी, जी चलिए। अब वो और अपना बहुत काम है, आप लोग आसानी से देखो, लग जाता है वो। नाम से देख लिया करें कोई भी सर आधा नाम विधारा, जी सर लग जाता है। एक्सक्यूज मी सर, नाम विधारा ही है जी या फिर अमरबेल है? नहीं नहीं, अमरवेल अच्छा अलग ठीक है, चीज है उसमें पत्ते नहीं बहन होते, जी। वो पीली पीली होती है, लेकिन हम विधारा में गिलोय जैसे हाँ पत्ते जी, वो रहेंगे। तो बेल रहती, वो तो दूसरे पेड़ पे आधारित है, और वो ओके, आश्रित है। ये तो इसका बेल है, ये फल भी रहता है इसका, फूल आते हैं बड़े, अच्छा। तो बहुत सुंदर लगते हैं विधारा फूल के भी। पत्ते जो है वो गिलोय जैसे दिखते हैं। आदरणीय फोटो डालो ना ग्रुप पर फोटो जी डालो ना आदरणीय भाई। अरे अलग चीज है भाई। जी जी, मैं अभी फोटो निकाल। विधारा एक क्रीपर प्लांट है। हाँ बेल है, बेल। विधारा जो है वो एक क्रीपर जी प्लांट है, उसको साफ कर दे। और ये बेशरम के पत्ते फूल की तरह से फूल आते हाँ हैं, हाँ जी, व्हाइट बड़ा हाँ, और उससे हल्के छोटे दूसरे के। फूल आते हैं, हाँ फूल आते हैं, ये इसको गुच्छों में क्रीपर आते हैं वो। जी हाँ इसको एलिफेंट क्रीपर बोलते हैं, एलिफेंट क्रीपर। अच्छा, अब हाँ वो चीज
नाम तो नहीं मालूम मुझे, बिदारा से ही जानता हूँ मैं, देख के हाँ, तो बताता अंग्रेजी में इसका अंग्रेजी नाम एलिफेंट क्रीपर है हूँ जी। और यहाँ पे इसको हाथी कंद भी बोलते हैं। हाँ वो हाथी कंद, अब वो कंद तो अलग हो गया, कंद निकलता नहीं निकला अपन ने नहीं देखा बिदारा में बड़ा कंद निकलता है हमेशा जी, हमने उसको खोद के नहीं देखा जमीन में भी जी। शेर आए ये प्रदीप राज वर्मा जी, जंगल के शेर है भैया। जी 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 सब पता है। ये बहुत सुंदर श्याम सुंदर जी, जी जी श्याम सुंदर जी बहुत सुंदर आपने उपाय बताया है, बहुत नया तरीका, ये नया चार देखो नवाचार आ रहा है इस योगा कार्यक्रम में, अपने अपने अनुभव लोग बता रहे हैं इसमें, मतलब वो जिन्होंने जो बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत सुंदर। आसान है आदरणीय इसको, दीप श्री जी, मतलब कुछ अब करना नहीं रहता आगे इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत आसान आगे आगे हो गई है, जी जी बिल्कुल सुंदर। करना अब बहुत आगे आसान अपना है म्यूट कर लें आप, आगे जी। दीप श्री जी जी आप बंद कर लीजिए, आप बंद करिए, आप दीप श्री जी। आदरणीय शरद वर्मा जी, और शरद वर्मा जी का भी पैर मोच गया है, तो वो भी आप बताने का कष्ट करें कि आराम है कि नहीं। जी हमारी योगशाला बहुत अच्छी रही, और जो नए विषय रही वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कल का जो सेशन था वो बहुत अच्छा था, और काफी उसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं काफी लोग जुड़े थे, और नए नए उसमें आइडियाज को लिया गया है। छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को जो नए इनोवेशन उन्होंने किए हैं, नई जैसे कोई दवा बनाते हैं, अगर कोई आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटी ऐसी पता हो जिससे पूरे मानस को फायदा होता हो, तो ऐसी जड़ी बूटियों को भी उसमें लिया जाएगा। और ऐसे भी कोई टूल्स हो जो एग्रीकल्चर में यूज आते हों और उससे बहुत मानस किसानों को फायदा होता हो, तो वो भी ऐसे लिए जाएंगे। ऐसी प्रजातियां भी ली जाएंगी जो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे रही हों, और जो कि जो किसी चीज में दक्ष रखती हो, तो उन्हें भी लिया जाएगा। कल का सेशन पवन सर जी को बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा सेशन कल उन्होंने कराया, और तकरीबन कल 100 लोग उस सेशन से जुड़े थे जिन्होंने उसी का फायदा उठाया। और हमने भी हमारे जो हम लोगों ने एक बल्लर जो फसल है हमारी, उसको इनोवेशन के उसमें हमने डाला है कि ये फसल आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इनोवेशन में डाली जा सकती है, और इस सदन के लोग सभी डाल सकते हैं। जी ओम। और कोई मोच का कोई जानता हो, हमारे शरद भैया का पाँव मोच गया है, तो अभी कोई जड़ी बूटी हो, कोई बताने का कष्ट करें। पाँव मोच गया है, सूजन आ गई है पैर में, तो इसके लिए भी कोई बताने का कष्ट करें। जी ओम जी ओम। इसमें भी कोई नवाचार हो। जी कृष्ण कुमार जी बता रहे हैं, जी बताइए। सिर्फ मोच का बताएं, और धारा लेप मिलता है, जी धारा हाँ, सनालेप वो लगाए, ये धारा ये तो सनालेप। ये मोच की तो जी बहन रेडीमेड बहुत सारी दवाएं मिलती है, पतंजलि में भी दिव्यधारा है, पीड़ांतक है, लेकिन अपना नवाचार की बात कर रहे हैं तो अपने घरेलू जो परंपरा से मेरे परिवार में चलते आ रहा है, चोट मोच लग जाए तो कच्ची हल्दी को निकाल करके फिर उसको बढ़िया से पेस्ट बना करके उनमें जो थोड़ा सा हल्का सा चूना डाल करके उसको मिला लेते हैं। उसके बाद जो है, जो लगे हुए स्थान है उसमें गरम करके जो थोड़ा नारियल तेल डाल लेते हैं, उसमें मालिश कर लेते हैं, और उसको जो चूना और हल्दी है उसको गरम करके उसको हम लोग उसमें लगा देते हैं और बांध देते हैं, तो वो क्विक रिलीफ हो जाता है। इसमें निसंदेह बहुत जल्द आराम हो जाता है, हल्का फुल्का। और बाकी जो दोनों की मात्राएं कितनी कितनी रहेंगी?
मात्रा जो है जितना हल्दी हल्दी और लीजिएगा, चूने की मात्रा कितनी कितनी है? जो जितना हल्दी लीजिएगा उसका हल्दी जितना लीजिएगा उसका मतलब 20वां भाग, जितना हल्दी लीजिएगा उसका 20वां भाग माने नगण्य। 100 ग्राम लेते हैं तो वो माने 100 ग्राम लेते हैं तो उसको 20 ग्राम नहीं करेंगे, 5 ग्राम बोलेंगे। 20वां से 5 ग्राम चूना ले लेंगे और उसको उसमें लगा करके और फिर बांध देंगे। असल तो सुविधा होता है जो असुविधाजनक जगह में, जैसे पैर में हो गया, चलना फूलना पड़ता है, तो रात को बांध करके सो जाइए। क्विक रिलीफ एकदम, इसमें दो मत कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अब जोड़ तोड़ हो, क्रैक हो, एंकल हो या टूट गया हो, उसके लिए तो ऐसे होगी, कुछ संभावना नहीं है। मोच, जो जिसको मोच के बारे कर रहे हैं, मोच के लिए समाधान है ये। अरे मौज के लिए पूछा है, सिर्फ धन्यवाद। मौज आमा के लिए हल्दी पूछा भी, है और मौज के लिए आपने बताया है। मोच के लिए आमा हल्दी भी विशेष है। बने सिंह जी क्या बोल रहे हैं? आम हल्दी हाँ, इसमें शरद भैया हल्दी का की जो जगह मोच है ना, आम हल्दी अगर प्रयोग की जाए तो और ज्यादा आदरणीय शरद जी भैया का जो गुरुदेव मोच है, शरद भैया शरद भैया का जो लगी हुई है उसको नमक जी, पे सिकाई बंधुलाल करें, सेठ के नमक यहाँ से, तो नमक आमा पे हल्दी सिकाई करें। मिलेगी। और आमा हल्दी में अपनी जी जगह जितना एरिया है उस हिसाब से 50 ग्राम या 100 ग्राम को बढ़िया पीस के और उसका लेप थोड़ा सा तेल डाल के सेकना है उसको। तो तेल इतना ही डालना है कि वो चिपके नहीं बर्तन में, और उसको उतनी जगह में लेप जी कर जी लें जहाँ भैया भी आपको लगी हो। मूछ के लिए जो आम हल्दी है वो 5 चीजें मिलकर मतलब उसका एक लेप बनता है। आम हल्दी, चोट सब्जी, मेथा लकड़ी। मैंने अब वो तो फिर और चीज मिलाएंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी, मगर हम लोगों का तो पांचों प्रैक्टिकल है एक ही इसलिए जगह मिल हम जाती हल्दी हैं। ही में ही करा बाकी जी 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 हाँ, पांचों एक ही जगह मिल एक जाती है और पंसारी की बहुत दुकान से मिल अच्छा। जाए। जी 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 अरे, वो और चीज चलिए बहुत मिला देंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी वो। बहुत सारी बात बहुत जी हो गया। आम हल्दी जल आमा हल्दी जल लगाना है, उस हल्दी की जगह आराम हो जाएगा। डॉक्टर किशोर दुबे जी का लास्ट हम कमेंट लेते हैं और फिर आज समापन करेंगे। कल जो छूट गए हैं, रह गए हैं, उनका कल लेंगे नवाचार। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे। धन्यवाद मुनीलाल जी। नवाचार के बारे में चर्चा हो रही है। मैं 2-3 बिंदु इसमें रखना चाहता हूँ। पहले तो हर चीज हमको जो पता है या कहीं से सीखे है, वो नवाचार है कि नहीं है, किस चीज को नवाचार कहा जाना चाहिए और किस चीज को नहीं कहा जाना चाहिए, इसके कुछ मानक है। इन मानकों को हम सभी साथियों तक पहुंचाना पड़ेगा। पहली तो बात यह है, तो उसके लिए 1-2 पेज का, जिसको अपन इंफॉर्मेशन ब्राउचर बोलेंगे, वो ब्राउचर अपने को बनाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल तो क्या है कि पहली दूसरी कक्षा से लेकर और 5वीं कक्षा के आगे तो हजारों छात्र प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उनको प्रोजेक्ट कैसे बनाना, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना, अलग अलग चीजों से क्या करना, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन उसमें नवाचार है कि नहीं है, ये उनके शिक्षकों को भी पता नहीं है। तो निश्चित रूप से किसे नवाचार कहा जाए, किसे नहीं कहा जाए, यह बिंदु अगर हम शिक्षकों तक और जो भी हमारे कार्यकर्ता है और बाकी भी कार्यकर्ता है उन तक यदि पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से लोग नवाचार क्या है उसके तरफ जाएंगे। ये एक बिंदु। दूसरा बिंदु ऐसा है विज्ञान की कसौटी पर कि केवल 1 या 2-4 अनुभवों के आधार पे उसको नहीं माना जाता नवाचार करके या विज्ञान की पद्धति करके। उसमें नवाचार के जो 3 मानक है, एक तो है कि रॉ मटेरियल यानी उसकी जो लागत सामग्री है उसमें कुछ नयापन चाहिए। दूसरा मेथोडोलॉजी या प्रोसेस जिसको बोलते हैं, पद्धति जिसको बोलते हैं, उसमें नयापन चाहिए। या तीसरा जो है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है इसमें अलगपन है, तो उसको नवाचार कहा जाता है। और विज्ञान की कसौटी पर कम से कम 10 लोग 10 जगह 15 जगह, इंटरनेशनल कसौटी तो है 30 जगह पे, लेकिन अपन 10 जगह मानेंगे कि 10 यदि प्रयोग किए हैं, चाहे जानवरों पे हो, आदमियों पे हो, कहीं पे भी हो, और वहां भी वो प्रयोगों को समान रूप से यदि परिणाम मिलते हैं तो ही वो नवाचार कहा जा सकता है।
वरना ये चीज होंगी कि अभी हम सबका जो संपर्क है हजारों लोगों के साथ में है, छात्रों के साथ में है, कहीं से कोई भी आइडिया आई तो वो नवाचार नहीं कही जाएगी। और एक जो बिंदु है कि विज्ञान की कसौटी पे जो जिसको नवाचार कहा जाता है कि हर मात्रा क्वांटिफिके यानी मापन में आना चाहिए। कितने ग्राम में कितना पानी डालना, कितना गोमूत्र डालना, चाहे वो ग्राम में हो, लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, लेकिन मापन में आनी ही चाहिए। मापन में जो चीज नहीं आती वो विज्ञान को मान्य नहीं है। उसका फार्मूला कैसा हो, अब ठंडे में डालना कि गर्म में डालना, पहला कौन सा चीज डालना, बाद में कौन सी चीज डालना, इसकी भी एक पद्धति होती है। उस पद्धति के बारे में भी लिखना पड़ता है। और उसके ऑब्जर्वेशन जो है, निरीक्षण कैसे करना, इसके बारे में भी कुछ पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों को भी हमको समझना पड़ेगा, बेसिक पद्धति समझना पड़ेगा। और इन चीजों को यदि हम समझाते हैं और हम भी समझते हैं तो ही नवाचार क्या है नहीं है इसके बारे में बातें होंगी। वरना आपके और हमारे पास में तो इतनी सारी चीजें हैं, जैसा कि अब महाराष्ट्र में लोग चूना और तंबाकू खाते हैं। और हमने बचपन से देखा है कि कहीं कुल्हाड़ी का घाव लग जाता, हसिया का घाव लग जाता है तो उसमें चूना और तंबाकू भर देते हैं। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, और 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक भरा जाता है। हमने बचपन में देखा है कि जो लाल गोसावी करके बारिश के दिनों में गिरते हैं, वो लाल गोसाई यदि लिया और उसको प्याज के अंदर में काट के डाला और वो बैलों को यदि मृग नक्षत्र के दिन खिलाया तो बैलों को खुरी आती नहीं है। ऐसे कई सारे नवाचार हैं। तो सॉरी, नवाचार नहीं, ऐसी कई सारी जानकारी है। लेकिन इन जानकारी को हम नवाचार कहे क्या कि नहीं कहे, जैसी एक नई वेराइटी निकलती है, नई उपज निकलती है, खोबरागड़े जी ने निकाली या हमारे शरद वर्मा जी उसी कगार पे है, तो नई वेराइटी है कि नई किस्म है कि नहीं, ये जानने के लिए अभी प्रचलित जो भी 100, 500, 1000 वेराइटी है, उससे अगर अलग है उस वेराइटी में तो ही उसको नई वेराइटी कहा जाता है। ऐसी ही नई पद्धतियां होती है। तो ये बेसिक जानकारी जो है, ये बेसिक जानकारी जो इनोवेशन फाउंडेशन है, वहां पे जो बैठे एक्सपर्ट्स है, वहां पे बैठे जो अध्यापक है, जैसा पवन जी ने आज बोला था, उनके साथ मिलाकर ऐसी जानकारी की इंफॉर्मेशन ब्राउचर बुकलेट 2-4 पेज की हमको पहले सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। और वो फिर हमारे साथियों के साथ में फिर स्कूल कॉलेज में यदि हम जाते हैं तो निश्चित रूप से इस देश का जो नजरिया है, अभी हजारों प्रोजेक्ट्स ले जा रहे हैं, लेकिन उसमें नवाचार क्या होता है टीचर को ही पता नहीं है, तो उनका नजरिया ही बदल जाएगा। और नवाचार के हजारों नई नई चीजें आदिवासियों से, किसानों से पढ़ने को मिलेगी। यही बात हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर दुबे जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है आज कि हमको किस किस मापक में ध्यान देना है, तो हम नवाचार में आ जाएंगे। आपने तकनीकी ज्ञान दिया है, हम सबने सुना है और यह रिकॉर्डेड भी हो गया है। जो सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, वो युगहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने और अन्य को भी शेयर करें। और जो आप चर्चा कर रहे हैं, जो संवाद करते हैं, ये सब पूरा रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब पर चैनल पर, युगहार के यूट्यूब चैनल पर ये उपलब्ध रहता है। जो भी भाई बहन अपना अपना सुनना चाहें और या जो मार्गदर्शन दिया गया उसको जानना चाहें, मात्रा लिखना चाहें, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के, और वैसे भी जाना चाहिए, सब्सक्राइब सबको करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। मैं अंतिम में, अगर रंजना जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी, सदन को आपका धन्यवाद और सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योग कक्षा सुंदर रही। आज हमारे बहन आदरणीय वंदना जी ने बहुत सुंदर क्लास ली, उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ कल हम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन संस्था में जो कल हम सभी ऑनलाइन जुड़े थे, उनमें आदरणीय पवन कुमार सर की वजह से हम सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और बहुत सारे उपस्थिति थी और सुंदर कार्यक्रम रहा। उन्होंने उनमें बताया कि जहाँ कहीं पर भी कोई भी किसान हो, कोई भी छात्रों के भी बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति है, अपने ज्ञान के माध्यम से कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, उनको
प्राधान्य देने के लिए ये संस्थान कार्य कर रही है। तो उनको अवार्ड मिल जाएगा, तो फिर ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। और जैसे कि शरद भैया ने भी कल उनके बारे में, उनकी यहाँ के बल्लर के बारे में बता दिया। ऐसे नवाचार बहुत सारे किसान बच्चे कर रहे हैं, उनको भी वहाँ पर प्रावीण्य मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर कल बहुत अच्छी जानकारी मिली इस प्रोग्राम में जुड़ने की वजह से। और जैसे आदरणीय दुबे सर ने भी अभी कहा है कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नवाचार कहते हैं, हम उनको सच में ये है या नहीं है। कि जैसे कि एक दो प्रयोग मैं भी बताती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पर कभी लग जाता है, जैसे कभी जैसे कभी हाथ से एकदम से लग जाए, खून निकल जाए, तो हमारे यहाँ पर कंबर मोड़ी का पाला है, वो बोलते हैं अगर लगाया तो फिर हमने भी यूज किया है उसको, अगर लगा दिया तो खून बहना बंद होता है। और फिर जैसे कि हमारे गाय बैल जो है, उनको अगर चारा कम खाते हैं, पानी कम पीते हैं, इनके लिए फिर उनको ना पहले नमक दिया जाता था। हमारे पूर्वज हमने देखा थे कि उनको नमक पिलाते थे, वो जाड़ नमक आता था, उसको थोड़ा सा बारीक कर देते और उनको पिला देते थे गाय बैल को। तो वो पानी भी अच्छे से पीते थे और उनको चारा भी अच्छे से वो खाते हैं। तो उनकी सेहत अच्छी रहने के लिए ये भी प्रयोग करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये ऐसे नवाचार है या नहीं है, ये तो इसके बारे में दुबे सर ने बहुत अच्छे से जानकारी दी आपका। और हमारे सदन में बहुत सभी भाइयों ने, बहनों ने अच्छे जो भी प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में बता दिया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस फोरम की वजह से और इस प्रोग्राम की वजह से बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हम सभी को। और तो दिन ब दिन हमारे गुणवत्ता बढ़ रही है और तो जरूरी भी है। और आदरणीय पवन कुमार सर हम सबको सही दिशा की तरफ लेके चलते हैं। आदरणीय पवन कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दिनेश सिंहवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय ज्योति वैष्णी जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बब्बन सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आपके पैर में मोच आ गई है। आपको आज बहुत सारे प्रयोग बता दिए हैं। हमारे यहाँ भी जो हल्दी रहती है, हल्दी उगा लेते हैं, उसमें जो थोड़ा सा नमक भी डालते हैं और उसका जो लेप होता है वो लगा देते हैं, तो उससे भी कम हो जाता है। और श्याम सुंदर गौर जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली बेन, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से आदरणीय पवन कुमार सर और हमारे अन्य साथीगण, हमारी योग शिक्षिका, बहुत सारे हमारे आज की उपस्थिति बहुत थी, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, योगार कार्यक्रम को दिन ब दिन हम नई उपलब्धि पर लेके जाएंगे। आप सबकी प्रेरणा से जी ओम, धन्यवाद।